Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Teesta River dispute between India and Bangladesh. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. सबसे पहले तीस्ता नदी के बारे में उसकी बेसिक डिटेल्स देखते हैं. सो तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कांगसे ग्लेशियर इन सिक्किम में ओरिजिनेट होती है. यहाँ पे एक कांगसे ग्लेशियर है नियर चरामू लेक, और वहाँ से फिर ओरिजिनेट होकर के तीस्ता नदी सिक्किम से होते हुए फिर नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी वाले रीजन से होते हुए फिर बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में जाकर के ये मिलती है जमुना नदी से. तो बांग्लादेश के अंदर जमुना नदी है, और ये जमुना नदी कोई और नहीं ब्रह्मपुत्र नदी ही है, जिसको बांग्लादेश में जमुना नाम से बुलाते हैं. तो ये देखिए यहाँ से आई ब्रह्मपुत्र, ऊपर से नॉर्थ से आई तीस्ता, सिक्किम से नदर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल से होते हुए जाकर के जमुना नदी के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बन गई है. और फिर ये जमुना जाकर के आगे गंगा नदी से मिलती है जो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है. इस तरीके से यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनता है. कल ही हमने देखा था कि गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली कही जाती है जो वेस्ट बंगाल में आकर के ड्रेन होती है इन बे ऑफ बंगाल. तो यह है सिक्किम से ओरिजिनेट होने वाली तीस्ता नदी का बेसिक जो ज्योग्राफिकल डोमेन है. अगर तीस्ता नदी की बात की जाए तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है रंगीत रिवर. अब तीस्ता नदी जो है इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर बोथ नदर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया आप देखिए वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट, उसके लिए तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ जो बांग्लादेश का ये नदर्न रीजन है वहां के लिए भी तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों एरिया जो हैं वो राइस क्रॉप्स उगाते हैं, और राइस के लिए तो आपको पता है कि बहुत सारा पानी चाहिए, और ये दोनों एरिया जो हैं वो 3-3 क्रॉप्स राइस के उगाते हैं एक साल में. तो नॉर्मली जो मॉनसून के बाद वाले जो सीजन है वहाँ पे तो राइस के लिए इनको पानी मिल जाता है, बट प्री मॉनसून सीजन में थोड़ा सा वाटर का स्कैरसिटी रहता है, और उस वक्त तीस्ता नदी का पानी बहुत हेल्पफुल रहता है फॉर ग्रोइंग राइस. तो इसीलिए इंडिया ने फैसला किया कि जलपाईगुड़ी के पास हम लोग एक डैम बनाएंगे इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ तीस्ता टू द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. उसको लेकर के बांग्लादेश ने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया. तो बांग्लादेश और भारत के बीच में कई सारे वाटर रिवर डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें से दो मुख्य हैं. कल ही मैंने परसों शायद से न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने डिस्कस किया. एक तो तीस्ता को लेकर के और दूसरा तिपाई मुख डैम ओवर बराक रिवर, इसको लेकर के हमने डिस्कशन किया था. आज तीस्ता को हम लोग डिटेल में देख रहे हैं. तो तीस्ता जहां आप देख रहे हैं जिस रीजन से होते हुए गुजरता है, ये पूरा का पूरा एरिया भारत के साइड में या बांग्लादेश के साइड में राइस के लिए जाना जाता है, और राइस 1 या 2 सीजन नहीं 3-3 सीजन उगाया जाता है, और इस कारण से प्री मानसून टाइम में तीस्ता का पानी इंपॉर्टेंट हो जाता है राइस क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए. इनफैक्ट बांग्लादेश का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रीजन जिसको अलग से यहाँ पे दिखाया गया है, ये है रंगपुर रीजन ऑफ बांग्लादेश. दिस इज ऑल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा राइस प्रोडक्शन होता है एंड कंजम्पशन होता है, उसके लिए तीस्ता नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो राइट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश रिवर रिलेटेड डिस्प्यूट से स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लगभग 54 रिवर्स शेयर करते हैं हम लोग बांग्लादेश के साथ, छोटे और बड़ी नदियां. तो एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया आज ए रिजल्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ट्रीटी दैट वाज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1972. और फिर इस ज्वाइंट रिवर कमीशन ने 1984 में एक प्रपोजल दिया रिगार्डिंग तीस्ता वाटर शेयरिंग, कि भारत के पास 39% रिवर का पानी रहना चाहिए, बांग्लादेश के पास जाना चाहिए 36%, जबकि 25% अनएलोकेटेड वाटर हमें छोड़ देना चाहिए ऑफ तीस्ता रिवर. लेकिन बांग्लादेश वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल ऑफ जॉइंट रिवर कमीशन. बांग्लादेश वांटेड इक्वल वाटर शेयरिंग, और इस कारण से कोई डील फाइनलाइज नहीं हो पाई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1984 विद रिस्पेक्ट टू तीस्ता. इन ईयर 2011 almost India and Bangladesh had concluded a deal for 15 years. एक interim deal हम
दोनों देशों ने मिलकर के फाइनलाइज कर दिया था ऑलमोस्ट, जिसके हिसाब से 42.5% वाटर भारत के पास रहता, 37.5% वाटर जो है वो बांग्लादेश के पास रहता और 80% वाटर अनअलोकेटेड छोड़ा जाता। और ये डील 15 साल के लिए साइन हो रही थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आवर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के मनमोहन सिंह जी, ही वाज ऑन विजिट टू ढाका ऑफ बांग्लादेश, और वहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन होने ही वाली थी कि उस वक्त की और अभी भी हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, ये डील जो है वो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड सी डिसाइडेड टू ऑब्स्ट्रक्ट दिस डील, सी डिसाइडेड टू पुल आउट, और इस कारण से ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो भारत के लिए एक बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन था कि भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल तैयार हैं डील साइन करने के लिए, और फिर किसी डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजन के कारण वो डील साइन नहीं हो पाई। तो यहाँ पे एक और नया मुद्दा सामने आता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं किसी भी इंटरनेशनल डील को? कॉन्स्टिट्यूशनली बोले तो आंसर है नो। आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इंटर इनटू ट्रांसबाउंड्री रिवर वाटर रिलेटेड ट्रीटी। तो भारत सरकार के पास पूरा पावर है संविधान के आर्टिकल 253 के हिसाब से कि किसी भी इंटरनेशनल रिवर से संबंधित कोई अग्रीमेंट साइन कर रही है भारत सरकार, तो वो कर सकती है बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट किए हुए। और उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर भारत सरकार को कोई कानून भी बनाना है, इवन इफ द मैटर रिलेट्स टू स्टेट सब्जेक्ट, भारत सरकार कानून बना सकती है इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल अग्रीमेंट। तो भारत सरकार के पास पूरा अधिकार था इस पर्टिकुलर केस में तीस्ता वाटर ट्रीटी साइन करने का विद बांग्लादेश, लेकिन भारत सरकार ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो दे वर कंप्लीटली इंटाइटल्ड। तो उसके पीछे कारण है कोलिशन पॉलिटिक्स। और हाल फिलहाल में चूंकि कोलिशन पॉलिटिक्स वापस से आ गई है भारत के अंदर, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायरेक्शन में मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस वक्त की कोलिशन पॉलिटिक्स कारण थी कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज्ड होने के बावजूद भी साइन नहीं कर पाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिन्हें थ्रेटन किया कि मैं अपना सपोर्ट वापस ले लूंगी। उस टाइम का कुछ इक्वेशन ऐसा था, यूपीए में तृणमूल कांग्रेस भी थी और उनके यूपीए की टोटल सीटें थी 273। अगर वो 19 सीटें अगर वापस ले लेती तो यूपीए माइनॉरिटी में आ जाती। इट वुड, जो उस टाइम की जो मेजर पार्टी थी कांग्रेस, उससे वो जो लीड कर रही थी यूपीए सरकार को, उनको रिजाइन करना पड़ जाता, बिकॉज दे वुड लूज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। तो इस कारण से बिकॉज ऑफ द इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये इंटरनेशनल डील साइन नहीं हो पाया। तो यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव कि समटाइम्स हाउ coalition politics leads to political instability and it can also hamper foreign policy making of the country। अब रिसेंट डेवलपमेंट पे आते हैं। ये तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिलेटेड रिवर डिस्प्यूट हमने देख लिया, लेकिन जो करंट न्यूज है वो थोड़ा अलग है। देखिए, बांग्लादेश तीस्ता नदी पे एक मैसिव प्रोजेक्ट लाना चाहता है जिसका नाम है तीस्ता रिवर मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। लगभग $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें रिवर को की ड्रेजिंग की जाएगी। ड्रेजिंग मतलब उसके बेड से सिल्ट्स हटाए जाएंगे और इसके ऊपर क्रॉस सेक्शनल तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि तीस्ता पानी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाए बांग्लादेश। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके का मॉडर्न डे डैम बनाया जाएगा। ड्रेजिंग की जाएगी और डैम बनाया जाएगा ताकि उसके वाटर को यूटिलाइज कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर पाए, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए यूज कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि हमारी भारत की कंपनियां ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर देंगी बांग्लादेश के लिए। लेकिन साथ ही साथ चाइना ने भी अपना प्रपोजल सबमिट किया है टू बांग्लादेश। और हाल फिलहाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने कहा कि बांग्लादेश अभी स्टडी कर रहा है प्रपोजल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, और जो प्रपोजल उनको अपने देश के फेवर में लगेगा उस कंट्री को बांग्लादेश ये कॉन्ट्रैक्ट तीस्ता रिवर मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे गए।
अब इंडिया के लिए टेंशन वाली बात है, बात पैसों की नहीं है कि $1 बिलियन का प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। भारत के लिए टेंशन है कि ये बांग्लादेश में यहाँ पे अगर कहीं तीस्ता रिवर मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चाइना के हाथ लग जाता है तो दिस प्रोजेक्ट विल बी वेरी क्लोज टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑफ इंडिया, जिसको कभी कभार काफी नेगेटिव तरीके से चिकन नेक कॉरिडोर भी कह देते हैं, रिफ्लेक्टिंग वीकनेस ऑफ इंडिया। तो ये आप देखिए पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, जिसको हम लोग कह रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और हम नहीं चाहते कि चाइनीज प्रेजेंस किसी भी तरीके से इस एरिया में स्ट्रेंथन हो, एंड दैट इज व्हाई इंडिया डज नॉट वांट कि ये पूरा का पूरा तीस्ता रिवर मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चाइना के हाथ लगे। दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया। तीस्ता नदी के ऊपर यूपीएससी ने ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स समटाइम्स प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी। इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा था मेंस में कि इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। तो तमिलियन इशूज जो है इसने उस टाइम की 1987 की मैं बात कर रहा हूं, राजीव गांधी की सरकार को प्रॉम्प्ट किया, क्योंकि जो तमिल्स हैं श्रीलंका के अंदर जो नदन रीजन में रहते हैं, नदन प्रोविंस में, दे वे आर बीइंग हैरास्ड मार्जिनलाइज्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हालीज एंड दैट लेड टू अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन श्रीलंका, जो उनका इंटरनल मैटर था। बट इंडिया इंटरवीन्ड इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ श्रीलंका फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग तमिलियन इंटरेस्ट इंटैक्ट। क्यों तमिलियन इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखने के लिए इंडिया इंटरवीन इनटू द मैटर? बिकॉज तमिलियन पॉपुलेशन इन इंडियन साइड इज आल्सो ह्यूज एंड तमिलनाडु की जो लोकल पॉलिटिक्स है और कोलिशन आप कह सकते हैं, कंपल्सन्स, वैसे तो राजीव गांधी के पास मेजॉरिटी था बट तमिलनाडु के अंदर जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके कंपल्सर के कारण राजीव गांधी की सरकार ने फैसला किया कि दे विल बी इंटरफेयरिंग और इंडिया विल बी इंटरवीनिंग इनटू द सिविल war going on in Sri Lanka between the Sri Lankan army, which is dominated by the Sinhalas majority, and Tamilians, जिनकी एक मिलिटेंट ग्रुप थी LTTE। नतीजा ये हुआ कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका में गई, इट एंडेड इन अ फियास्को, पूरा डिजास्टर हो गया, 1200 सैनिक हमारे भारत के मारे गए और अल्टीमेटली दिस एपिसोड लेड टू असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी ऑल्सो। तो ये एक सटीक एग्जाम्पल है कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। बांग्लादेश के केस में भी हमने देखा आज कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, और तीस्ता वाटर डील इस कारण से साइन नहीं हो पाया। 2-3 दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर 2013 में, जिस कारण से वहां की जो सरकार है अवामी लीग की, शेख हसीना जिनके लीडर हैं, वो चाह करके भी प्रो इंडिया अप्रोच नहीं ले पाती हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि वहां पे लोकल पॉलिटिक्स में उनके अगेंस्ट प्रो इंडिया होने के एलिगेशंस लगे। तो दैट इज वाई सी हैज टू मैनेज अ बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और हाल फिलहाल में उन्होंने चाइना कार्ड खेला। सिमिलरली पाकिस्तान को लेकर के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें डोमेस्टिक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज both sides में the civil societies have a sense of hatredness for each other and that does not allow any political party or government in power to start peace talk or normalization of ties because it will have direct political cost for that party or government. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment। देखिए आज का दिन 26 जून पूरे दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1987 में फैसला किया कि इस दिन को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा ताकि ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जाए पूरे दुनिया भर में। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज का थीम क्या था फॉर द ईयर 2024। द थीम इज द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आंसर वुड बी यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम।
अब अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की जाए भारत में, तो दो रीजन जो है भारत के वो ड्रग ट्रैफिकिंग से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं। एक ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इस पे तो फिल्म भी बन गई, उड़ता पंजाब। और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये दोनों रीजन जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हैं। और उसके पीछे कारण है प्रॉक्सिमिटी ऑफ दीज टू रीजन विथ टू इनफेमस एरियाज which are notorious for opium production and drug trafficking। इस साइड में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया स्प्रेड होता है, इसको कहते हैं हम लोग गोल्डन क्रेसेंट। दिस इंटायर रीजन इज नोटोरियस, इनफेमस फॉर ओपियम ग्रोइंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल, विच इज नोन फॉर ओपियम प्रोडक्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन ट्राइंगल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सफर और फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज, क्योंकि जब यहाँ पे ओपियम उगाया जाएगा और ड्रग स्मगलिंग होगी, तो फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहीं पे तो ड्रग अब्यूज के केसेस सबसे ज़्यादा होंगे। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी ड्रग अब्यूज के केसेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन क्रेसेंट। अब ड्रग अब्यूज से प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, ड्रग अब्यूज लीड्स टू अ काइंड ऑफ विसियस साइकिल इन इंडिविजुअल्स लाइफ। इंसान तो शुरुआत करता है एकदम जोश जोश में, फंकी दिखने के लिए, आउट ऑफ फन और समथिंग। धीरे धीरे ड्रग ड्रग अब्यूज करते 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 एडिक्शन लग जाती है। एडिक्शन के बाद फिर वो विड्रॉल की कोशिश करेगा, ट्रीटमेंट भी लेगा, बट ट्रीटमेंट के बावजूद भी पूरी तरीके से विड्रॉल नहीं कर पाते कई सारे लोग। फिर से कुछ दिनों बाद क्रेविंग जगती है, अगेन दे रिलैप्स टू द एडिक्शन, एंड दिस इज हाउ एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स ड्रग abuse on individual level for many factors but ultimately gets trapped into a vicious cycle at individual level, जिस कारण से इकोनॉमिक डैमेजेस होते हैं, क्योंकि इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटीज या प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठता है। उसके अलावा ड्रग सब्सटेंसेस को खरीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर जब इंसान को पैसे मिलते नहीं हैं ड्रग अब्यूज़ करने के लिए, तो फिर वो अलग अलग तरीके के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है। कभी चोरी करेगा, डाका डालेगा, मर्डर करेगा। उसके अलावा ड्रग इन्फ्लुएंस के अंदर होने के कारण, विच इज एट साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, द सेंसरी न्यूरॉन्स डू नॉट वर्क परफेक्टली एंड सच पीपल आर मोर inclined towards criminal activities like eve teasing, murder और अदर वायलेंट एक्टिविटीज। रोड रेस, सोशल इश्यूज भी हैं। ड्रग अब्यूज के कारण विमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज ड्रग अब्यूज में मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि इट्स अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो न्यूरोलॉजिकल सेंसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाते हैं एंड ह्यूमन इज नॉट एबल टू एक्ट इन सेंसिबल मैनर। उसके अलावा ड्रग अब्यूज के कारण HIV के केसेस काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ड्रग अब्यूज करने के लिए लोग जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं उसका मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करते हैं, और उन मल्टीपल यूज ऑफ अ सिंगल सिरिंज फॉर ड्रग अब्यूज इट लीड्स टू स्प्रेड ऑफ HIV। उसके अलावा बाकी सारे हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। HIV के अलावा हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस। और HIV की प्रॉब्लम क्या है कि जो ड्रग अब्यूज कर रहा है वो तो उसका विक्टिम बन ही रहा है, बट the HIV from that drug addict is getting transmitted to women also, and from women it is getting transmitted to the newly born children as well. So this is how drug abuse is turning out to be a social problem, leading to women related domestic violence plus HIV victims. Women are also getting, who are not first hand drug abuser, yet they are getting infected with HIV। अब आप समस्या देखो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप खासकर देखो मणिपुर को, तो मणिपुर इज टर्निंग आउट टू बी HIV कैपिटल ऑफ द कंट्री। पूरे इंडिया भर में जो HIV प्रेवलेंस रेट है उससे लगभग 2.5 टाइम्स ज़्यादा है मणिपुर में। नागालैंड और मिजोरम में भी ज़्यादा है, बट मणिपुर में सबसे ज़्यादा है HIV प्रेवलेंस के केसेस। मतलब HIV पर दिस reflects HIV per total number of people living with HIV in India are 21.17 लाख। परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए HIV के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मणिपुर में है।
नागालैंड में 0.78 है, मिजोरम में 0.8 है, विच इज मोर देन नेशनल एवरेज, एंड मणिपुर इज तो मोर देन ट्वाइस द नेशनल एवरेज। तो और उसके पीछे सीधा सीधा कारण है गोल्डन ट्रायंगल, प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट? तो सोसाइटी बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। सोसाइटी में एनजीओज को काम करना चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्कूल या कॉलेज लेवल पे काम करना चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। फैमिली लेवल पे भी ड्रग अब्यूज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। बट उसके अलावा लीगल मेजर्स भी लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लाया गया है, जिसके अंतर्गत एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इनटू सेलिंग और कंज्यूमिंग बैंड ड्रग्स can be jailed for 20 years and fined up to 1 lakh, which can be extended up to 2 lakh rupees। तो ये लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं। सोसाइटी बेस्ड सॉल्यूशंस भी चाहिए। इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसने 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि पूरे दुनिया भर में ड्रग अब्यूज से रिलेटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लिए जा सकें ताकि ड्रग अब्यूज के केसेस कम हो। उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग स्मगलिंग को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है। तो मुद्दा यह है कि ड्रग अब्यूज को काउंटर करने के लिए सोशल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे लीगल मेजर्स और इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। दे नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन मोर इफेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द इश्यूज ऑफ ड्रग अब्यूज। एक और इनिशिएटिव है भारत सरकार की ड्रग अब्यूज से डील करने के लिए, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सनराइज। साल 2016 में स्टार्ट किया भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जिसका मेन गोल है HIV पेशेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का फ्री में ट्रीटमेंट किया जाए। उसके अलावा ड्रग अब्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और इस प्रोजेक्ट सनराइज के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिरिंजेस भी दिए जाते हैं, ताकि अगर ड्रग अब्यूज करना भी है यार तो यूज सिरिंज का इस्तेमाल ना किया करो आप लोग, ऐसा इनडायरेक्टली सरकार मैसेज दे रही है। करना भी है तो एटलीस्ट यूज न्यू सिरिंजेस, जिससे सिर्फ ड्रग एडिक्ट बने लेकिन HIV तो ना हो, क्योंकि आपको जब HIV होता तो फिर HIV फैलता भी है टू वुमेन एंड न्यूली बोर्न चिल्ड्रन। तो अंडर प्रोजेक्ट सनराइज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिरिंजेस आर ऑल्सो बीइंग डन in order to curb the spread of HIV in northeastern states। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जूलियन असेंज। इनसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स देखेंगे। ये काफी नोन पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और इनके बारे में जो आइडियाज हैं वो एस्से पेपर में इस्तेमाल हो सकते हैं, GS पेपर 4 एथिक्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। खासकर एक टॉपिक सीधा सीधा सिलेबस में दिया है विसिल ब्लोअर, वहां पे जूलियन असेंज के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, जूलियन असेंज इज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। इन्होंने एक, आप कह सकते हैं, पोर्टल बनाया विकीलीक्स साल 2006 में। इस विकीलीक्स के माध्यम से इन्होंने कुछ वीडियो रिलीज किए इन द ईयर 2010, जिन वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि US की आर्मी इराक के अंदर उनके कैपिटल सिटी बगदाद में कुछ सिविलियंस को मार रही है थ्रू हेलीकॉप्टर अटैक। ऐसे हेलीकॉप्टर, US मिलिट्री हेलीकॉप्टर विच शोड सिविलियंस बीइंग किल्ड। आपको पता है कि साल 2003 में US डिसाइडेड टू अटैक ईरान इन ऑर्डर टू रिमूव सद्दाम हुसैन, क्योंकि एलिगेशंस क्या लगाए गए कि सद्दाम हुसैन इज डेवलपिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स विच कुड बी डिजास्टर्स फॉर एंटायर वर्ल्ड। बट रियल कारण तो ये है कि उस टाइम के जो US प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, ही वांटेड टू इन्वेड इराक, क्योंकि 1990 में जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था US और इराक के बीच में, मेनली तो इट वाज बिटवीन कुवैत एंड इराक, लेटर ऑन US एंटर्ड इनटू इट। उस टाइम में उनके फादर सीनियर जॉर्ज बुश वाज द प्रेसिडेंट, और उस टाइम में सद्दाम हुसैन और सीनियर जॉर्ज बुश के बीच में काफ़ी हीटेड बातें और वर्बल डायलॉग एक्सचेंज ये सब हुए थे थ्रू मीडिया। तो ऐसा कहते हैं, ये सब तो बस बातें हैं, कि व्हेन द सन बिकेम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर, ही वांटेड टू अवेंज द इंसल्ट कमिटेड बाय सद्दाम हुसैन टू हिज फादर। ये सब कहने की बातें, सब लिखने के लिए नहीं है। वापस से मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जब जॉर्ज बुश बने प्रेसिडेंट तो अफगानिस्तान के अंदर तो अटैक करना पड़ा US को, क्योंकि US के ऊपर 9/11 पे अटैक हुआ था 2001 में।
जिसके पीछे सीधा सीधा अल कायदा और तालिबान जिम्मेदार थे, जो अफगानिस्तान बेस्ड थे। तो अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने इन्वेजन शुरू किया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक दूसरा इन्वेजन उन्होंने अननेसेसरीली स्टार्ट कर दिया साल 2003 में सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट इराक में, ऑन द ग्राउंड कि सद्दाम हुसैन केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है। मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला ऑन ग्राउंड, बट ये एलिगेशंस लगा करके सद्दाम हुसैन को के ऊपर अटैक किया गया इराक में, सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, यूएस ले जा करके उसके ऊपर कई सालों तक ट्रायल चलाया गया, फिर उसको फांसी चढ़ा दी गई। अमेरिकन आर्मी स्टेड इन इराक, और इराक में उन्होंने वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश की, ऐसा वो कहेंगे फॉर्मली, बट द गोल वाज टू क्रिएट ए पपेट गवर्नमेंट इन इराक सो दैट इराक कंप्लीटली बिहेव्स द वे यूएस वांटेड इट। ठीक है, ये सब मैं जेनरिक बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हुई हैं दुनिया में। कभी इराक वॉर के बारे में डिटेल में देखेंगे, सद्दाम हुसैन और इन सब के बारे में और देखेंगे डिटेल में। तो सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया इन्होंने, ये लोग इराक के अंदर नाम का इलेक्शन करवा करके प्रो यूएस गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। उस चक्कर में जहां पे भी कुछ भी इनके मन के खिलाफ चीजें होती थी, ये लोग अटैक कर देते थे, बम्बार्डिंग कर देते थे यूएस आर्मी। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया साल 2010 में, जहां पे अननेसेसरीली इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया यूएस आर्मी ने थ्रू हेलीकॉप्टर अटैक। और ये वीडियो विकीलीक्स के माध्यम से जूलियन असेंज ने लीक कर दिया, क्योंकि जूलियन असेंज को हेल्प कर रहे थे यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग। इनकी भी अलग कहानी है, ही इज अ मैन, चेल्सी मैनिंग, ब्रैडली मैनिंग नाम था इनका, बाद में कन्वर्टेड टू अ वुमन। इनके बारे में भी कभी और चर्चा करेंगे। मुद्दा यह है कि चेल्सी मैनिंग यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट, इन्होंने मदद की जूलियन असेंज की, और कुछ वीडियोस इनके थ्रू लीक कराए। बाद में कुछ और भी कई सारे थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ ऐसे रिपोर्ट्स लीक हुए, जिससे ये साफ साफ पता चल गया कि अमेरिकन आर्मी अनड्यू अटैक्स, किलिंग्स करती है इनोसेंट सिविलियंस का भी। और इस कारण से अमेरिका का जो इमेज था एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अ कंट्री दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट, दैट वाज टार्निश्ड। प्लस अमेरिका जो पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगह पे मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, उसको लेकर के भी क्वेश्चन रेज होने लगा कि अमेरिका does it just for its own selfish national interest, and it blatantly violate human rights. It also does not hesitate, its army also does not hesitate before killing innocent civilians. तो ये पूरा का पूरा उस टाइम में वर्ल्ड वाइड अमेरिकन आर्मी के लिए या अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक बैकलेस सा माहौल क्रिएट हो गया। और उसके पीछे बड़ा कारण कौन है? जूलियन असेंज और उसका प्लेटफॉर्म विकीलीक्स। और अमेरिकन आर्मी के अंदर से कौन हेल्प कर रहा है? चेल्सी मैनिंग। मैं चेल्सी मैनिंग को तो चलो उन लोगों ने अमेरिका के अंदर जेल भेज दिया, 2017 में वो छूटे भी, लेकिन जेल भेज दिया। जूलियन असेंज तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इसको तो लोग पकड़ नहीं पाए अमेरिका वाले, लेकिन बेचैन तो हो ही गए थे कि इसको पकड़ना है। जूलियन असेंज वाज इन यूके इन 2012, जब उनके ऊपर कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के और ये सब एलिगेशन लगा करके, झूठे एलिगेशन लगा करके अरेस्ट करने की कोशिश की गई 2012 में। जूलियन असेंज ने अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए वो जाके घुस गए इक्वाडोर के एम्बेसी में, और इक्वाडोर की सरकार से रिक्वेस्ट किया, जो इक्वाडोर की एम्बेसी यूके में है वहां जाकर के घुस गए और सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें असाइलम दो। आपको पता है कि कोई भी एम्बेसी जो होती है वो टेक्निकली उस देश की टेरिटरी होती है। जैसे इक्वाडोर की एम्बेसी इन यूके विल बी टेक्निकली इक्वाडोर टेरिटरी इवन इफ इट इज प्लेस्ड इन यूके। तो इक्वाडोर की एम्बेसी के अंदर इक्वाडोर की सरकार की बात मानी जाएगी, उसकी सोवरेनिटी वहां पे चलेगी। इक्वाडोर की सरकार ने जूलियन असेंज को दे दिया असाइलम अपनी एम्बेसी के अंदर। तो यूके के अंदर जूलियन असेंज इक्वाडोर के इस एम्बेसी में घुसे रहे और वहां असाइलम सीख कर लिया, जिस कारण से यूके की सरकार अब उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। और इक्वाडोर की एम्बेसी में जूलियन असेंज 7 साल रहे, 2019 तक। क्यों दिया इक्वाडोर की सरकार ने? आप कह सकते हैं रेफ्यूज या असाइलम, क्योंकि इक्वाडोर की सरकार जो थोड़ी सी लेफ्टिस्ट ओरिएंट की थी, और यूएस और यूके तो आपको पता ही है इनका राइटिस्ट अप्रोच रहता है इन जनरल इकोनॉमी को लेकर के। अगर खास बात की जाए तो इक्वाडोर इन जनरल वाज स्लाइटली हैविंग एंटी यूएसआर या एंटी यूके अप्रोच स्टैंड्स, और इक्वाडोर सेड कि वी वांट टू स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जूलियन असेंज ने दुनिया भर में सच्चाई को सामने रखा है, इसलिए हम उनको असाइलम दे रहे हैं।
और जूलियन असांज यूके के इक्वाडोर एम्बेसी में 7 साल तक रहे। लेकिन 2019 में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए इनके और इक्वाडोर की सरकार के बीच में, इनको वहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो यूके की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। यूके पुलिस ने अरेस्ट किया जूलियन असांज को, क्योंकि एक केस तो चल ही रहा था, सेक्सुअल मिसकंडक्ट का झूठा केस लगा दिया गया था। ठीक है, इतना डिटेल में जानना नहीं है, मैं बस आउट ऑफ इंटरेस्ट आपको सुना रहा हूं इनकी कहानी। बस एक दो लाइन पासिंग रेफरेंस में लिखने में काम आ जाएगा। यूपीएससी ने 2023 में ही विसिल ब्लोअर्स पे मेंस में प्रश्न पूछा है, वहां जूलियन असांज के बारे में लिखा जा सकता है, एस्से में भी लिखा जा सकता है। तो इक्वाडोर की सरकार ने निकाल दिया इनको एम्बेसी से, इनको फिर अरेस्ट कर लिया यूके की पुलिस ने और इनको कोर्ट में रखा गया। अभी यूके के कोर्ट में अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट आ गया कि हमारे देश में इसको एक्स्ट्राडिट किया जाए, भेजा जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर इसने कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस लीक किए हैं जो हमारे सिक्योरिटी को ब्रीच करता है। इसलिए इस इंसान ने हमारे देश के अंदर ट्रीजन किया है, सिक्योरिटी लैप्स किए हैं, इसलिए इसने हमारे देश के अंदर बड़ा क्राइम किया, इसको हमारे यहाँ पे एक्स्ट्राडिट किया जाए। अब यूके के अंदर ये केस चलता रहा कि इसको एक्स्ट्राडिट किया जाए कि नहीं किया जाए, और जूलियन असांज हमेशा से ही प्लीड नॉन गिल्टी करते रहे कि नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट फॉलोइंग जर्नलिज्म, मैंने कुछ भी और गलत नहीं किया, मैंने कोई ट्रीजन ऐसा नहीं किया है, कोई भी अनड्यू इन्फॉर्मेशन पास नहीं किया है। अब ये सब चलता रहा 2019 से लेकर के 2024 तक। यूके के जेल में बंद रहे 5 साल से, पहले तो 7 साल कहाँ थे, इक्वाडोर के एम्बेसी में। फिर 2019 से लेकर के 2024 तक यूके के जेल में बंद रहे, केस चलता रहा। अमेरिका कह रहा है इसको हमारे यहाँ भेजो, यूके कह रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि इसको तुम्हारे यहाँ भेजना है कि नहीं भेजना है, इसने सच में इस तरीके का कुछ क्राइम किया है कि नहीं किया है। अब जाकर के न्यूज निकल करके आ रही है कि जूलियन असांज हैज प्लीडेड गिल्टी, कि हाँ ठीक है मैंने एक गलती की है, मैंने अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच किया है, ये मेरी गलती है, बाय इलीगली ऑब्टेनिंग एंड डिस्क्लोजिंग नेशनल सिक्योरिटी मटेरियल ऑफ यूएस। बट जूलियन असेंज ने गिल्टी माना है, बोला ठीक है अमेरिका हमारे खिलाफ केस रन कर सकता है, लेकिन मैं अमेरिका के मेन लैंड पे नहीं जाऊंगा। अमेरिका की एक छोटी सी टेरिटरी है साइपान, आप देखो अमेरिका की छोटी सी टेरिटरी है इन द पैसिफिक ओशन, साइपान, जैसे जापान है वैसे साइपान है। इट इज कंसिडर्ड एज यूएस कॉमनवेल्थ आइलैंड टेरिटरी है यूएस की। वहां के कोर्ट में अब जूलियन असांज के खिलाफ केस चलेगा। मुद्दा यह है कि केस वेस कुछ होना है नहीं। अब जूलियन असांज ऑलरेडी 5 साल से यूके के जेल में बंद है, इस तरह के जो क्राइम उन्होंने किए उसके लिए 5 साल की सजा होती है। तो मोटा मोटा जूलियन असांज और अमेरिकी सरकार के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि आप गिल्टी मान लो अपने आप को, आपको हम लोग कोर्ट में रखेंगे, उसके बाद रिलीज कर देंगे। ठीक है, कोर्ट में रखेंगे, वहां आप मान लेना कि हाँ मैंने गलती की है, फिर बात होगी कि आप 5 साल तो ऑलरेडी जेल में रह ही चुके हो, तो उसके बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस सारे मुद्दों में अमेरिका का फायदा क्या हुआ, जूलियन असांज तो छूट ही जाएगा। फायदा कम से कम ये हुआ कि जूलियन असांज से मनवा तो लिया कि जूलियन असांज ने गलती की है और उसने अमेरिका के सिक्योरिटी को ब्रीच किया है। पर जबकि जूलियन असांज अभी तक क्या कहते आ रहे थे 2010 से लेकर के अभी तक, पिछले 14 साल से, कि मैंने कुछ गलती नहीं की, आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन इन वेरी एथिकल मैनर, ये वो कहते आ रहे थे। तो ये सारी कहानी से ये सामने आती है कि पीपल हु ट्राई टू ब्रिंग ट्रुथ फॉरवर्ड आर ट्रबल्ड। अब दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जूलियन असांज की कहानी को। एक तो यूपीएससी ने साल 2017 या 18 में पूछा था कि ऑनेस्टी ऑलवेज कम्स विथ अ प्राइस, वहां पे आप लिख सकते हैं। देखिए जूलियन असांज पिछले 5 साल से जेल में, उसके पहले 7 साल तक एक एम्बेसी के अंदर बंद थे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उनको भी तो अल्टीमेटली ही वाज शॉट डेड। आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर या आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ही वाज असैसिनेटेड। तो वैसे ही आप उसमें जूलियन असांज का नाम भी लिख सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो एथिक्स पेपर में कि ऑनेस्टी ऑलवेज कम्स विथ अ प्राइस। उसके अलावा पिछले साल जो विसिल ब्लोअर्स पे प्रश्न आया था कि विसिल ब्लोअर इज इंपॉर्टेंट टू कर्ब करप्शन बट विसिल ब्लोअर्स नीड टू बी गिवन एडिक्वेट प्रोटेक्शन, उसमें भी जूलियन असांज के बारे में आप लिख सकते हैं। ही इज एन इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऑफ विसिल ब्लोअर। हु आर द विसिल ब्लोअर्स हु रेड फ्लैग some illegal corrupt activity going on in some government organization or entity, उसको कहा जाता है विसिल ब्लोअर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। दिस इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लाया गया था साल 2004 में, जिसके अंतर्गत दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण सिटीज हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट डोमेन में,
उनको आइडेंटिफाई करके रिकॉग्निशन देने का काम शुरू किया गया। ये यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू अटेन एसडीजी गोल नंबर 11। तो भारत के अंदर अभी तक जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं वो हैं जयपुर फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, वाराणसी फॉर म्यूजिक, चेन्नई फॉर म्यूजिक, मुंबई फॉर फिल्म, हैदराबाद फॉर गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने की चीजों के लिए, और श्रीनगर फॉर अगेन क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। ओवरऑल यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज को चुना जाता है फॉर 7 फील्ड्स: क्राफ्ट्स, मीडिया, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो हमारे देश में अभी फोक आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी और के लिए ही मिला था यूनेस्को सिटी नेटवर्क का टैग। अब 2 शहरों को और मिल गया है यूनेस्को सिटी नेटवर्क का टैग। कोझिकोडे को मिल गया है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, और इसके साथ ही कोझिकोडे सिटी ऑफ केरला has become the first city of India to get the tag of UNESCO Creative City Network under literature. अदरवाइज अभी तक लिटरेचर के लिए कोई यूनेस्को क्रिएटिव सिटी था नहीं। उसके अलावा ग्वालियर को भी ऐड कर दिया गया है बाय यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आज सिटी ऑफ म्यूजिक। तो सिटी ऑफ म्यूजिक हो गए 3, वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर, जबकि लिटरेचर का पहला सिटी इंक्लूड हो गया है कोझिकोडे ऑफ केरला। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 से रिलेटेड बस पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। जीएसटी काउंसिल को लेकर के पूछा है, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि 75% वोट चाहिए होता है टू गेट अ प्रपोजल पास्ड। करंट ट्विन डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।